हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल पंप पर देश भर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का आदेश दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार तेल विपणन कंपनियों को 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचना होगा। बस शर्त है कि ये न्यूनतम 95 के रिसर्च ऑक्टेन नंबर को पूरा करता हो। RON ईंधन की स्थिरता को मापता है। यह दर्शाता है कि प्रज्वलन से पहले ईंधन कितना कंप्रेशन सहन कर सकता है और इसकी हाई क्वालिटी बढ़िया परफॉर्मेंस को दिखाता है। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसे में घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, 8वें वेतन आयोग पर नेशनल काउंसिल JCM की बैठक में आयोग के 18 सवालों पर चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने इन सवालों को जमीनी मुद्दों से दूर बताया और कुछ सुझाव भी दिए। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, पेंशन बढ़ोतरी, फैमिली यूनिट और भत्तों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान 8वें वेतन आयोग द्वारा जारी 8वें सवालों ने खींचा, जिस पर संगठनों ने सवाल खड़े किए। वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट को मंजूरी दे दी है। यह राशि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित की जाएगी, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता भी मिलेगी और खर्च ग्राम स्वराज्य PFM के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसी के साथ अगली खबर देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा का असली चेहरा हमेशा से ही दलित, पिछड़ा वर्ग और बसपा विरोधी रहा। उन्होंने काशीराम जयंती पर सपा द्वारा पीडीए दिवस मनाने की घोषणा को एक राजनीतिक नाटकबाजी और चुनावी स्वार्थ के लिए किया गया एक छलावा करार दिया और कहा कि सपा का इतिहास बहुजन समाज के संतों और महापुरुषों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान और तिरस्कार करने रहा है, जिससे मीडिया और जनता अच्छी तरह जानती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को कुल 145.93 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से भेजी गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह सहायता प्रदान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में साफ सफाई, चादर, कंबल और यात्रियों की सुविधा की मॉनिटरिंग के लिए ऑन बोर्ड सेवा नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति से ट्रेनों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और संबंधित कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी। यह व्यवस्था रायबरेली सेंट्रल, उंजाहा स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में लागू होगी। वहीं देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अर्थव्यवस्था, चुनाव और अपराध को लेकर बार बार खारिज हो चुके झूठे दावे को दोहराया। उन्होंने अमेरिकी चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कुछ युद्धों को खत्म करने का दावा किया जो कभी युद्ध नहीं थे या खत्म नहीं हुए, और पिछले 1 साल में $18 ट्रिलियन के निवेश का काल्पनिक आंकड़ा पेश किया। लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां उन्होंने अर्थव्यवस्था पर की। इसी के साथ आगे देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानासी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर यूपी सरकार और यामानासी प्रशासन के बीच ऐतिहासिक समझौता किया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को नेट जीरो उत्सर्जन वाला राज्य बनाना और भविष्य की ऊर्जा में आत्मनिर्भर करना होगा। यह समझौता यूपी के युवाओं को जापान में प्रशिक्षण और उद्योगों में तकनीक लागू करने पर केंद्रित होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। वहीं देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने दोनों पीड़ित बच्चों का बेली अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया। गुरुवार को बेली अस्पताल की ओर से पुलिस को बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई। सूत्रों का दावा है कि मेडिकल में बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर बयान देने से कतरा रहे हैं। फिलहाल मुकदमे की ओर से मेडिकल रिपोर्ट को विवेचना में शामिल करते हुए छानबीन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगला अपडेट देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जीवन के अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए हरियाणा सरकार को आपातकालीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवन रक्षक उपचार के मामलों में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करना संवैधानिक भावना के विपरीत है।
इसी के साथ आगे देखिए, यमुनानगर के छछरौली में एक विवाहिता ने पड़ोसी इरफान पर 1.5 साल तक दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार इरफान ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे धमकी दी। जब आरोपी ने पति को तस्वीरें दिखाई तो पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई डिजिटल पहल शुरू करने का फैसला किया। रेलवे अब ERCT सिस्टम लॉन्च करेगा। यह एक पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिससे क्लेम से जुड़े मामलों का निपटारा आसान और तेज हो सकेगा। इंडियन रेलवेज का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। ERCT यानी इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां कोई भी व्यक्ति अपने क्लेम से जुड़ा केस घर बैठे दर्ज कर सकता है। पहले ऐसे मामलों में लोगों को ट्रिब्यूनल के दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी।